हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं जेके डिजिटल क्लासेस। आज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो क्लास 9th में एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था दोस्तों, और आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दे दिया है तो ठीक है, आप लोग आंसर मिला लीजिए। जिन बच्चों को एग्ज़ाम अभी होना बाकी है उन लोग अपना क्या करेंगे फटाफट देख लीजिए, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम फटाफट आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों को आंसर बता देते हैं, और सही सही आंसर क्या होगा साइंस का। ठीक है, यह वीडियो साइंस से रिलेटेड है और साइंस एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग बच्चों तैयार रहिए और एकदम रट जाइए ताकि आप लोगों को एक भी नंबर जो है कम न आए और 40 में 40 जो है आप लोगों को आ जाए। इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें मात्र 40 का ही आंसर देना है। एक याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 40 तक भी याद कर लीजिएगा तो आपको 40 पे 40 ही लाना है। ठीक है दोस्तों, और मैं आशा दिलाता हूँ कि आप लोगों का 40 to 40 सही हो जाएगा। तो 80 क्वेश्चन देख लीजिए, अगर एक दो गलत भी हो जाएगा ठीक है, तो अगर नहीं आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर टिक लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और देख लीजिए अंत तक और एकदम गर्दा मचा दीजिए, और एग्ज़ाम में एकदम नंबर जो है आप लोग देखते हैं कि कौन किस में दम है जो आप लोग को फेल करा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग फटाफट जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, अगर और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बाद जो आप लोग 10th में जाइएगा तो उसके पहले एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को बहुत सारा मॉडल सेट क्वेश्चन, और हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो आने वाला हो उसका मॉडल सेट या उस तरह का क्वेश्चन जो मैं बना कर दे दूँ जो आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आगे मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई मात्रक। एसआई यूनिट में कितने आधारी राशि हैं बच्चों? तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो चलिए मैं बता देता हूँ कि एसआई मात्रक में 7 आधारी मात्रक हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? सदिश का मतलब जानते हैं क्या होता है? सदिश। सदिश का मतलब होता है कि साथ में दिशा, जिसमें दिशा हो उसे सदिश कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं हो केवल परिमाण हो उसे हम लोग अदिश कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो जाएगा? तो त्वरण जो है आपको सदिश राशि है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है तो कौन सही होगा? ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? तो एफ बराबर आपको पता होगा, एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो इसलिए आपको ए इक्वल टू हो जाएगा 1/m। ठीक है, तो यहाँ से आपको सही बिल्कुल हो जाएगा कौन सा? आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से आ रहा है संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो संवेग की इक्वल टू आप लोग जानते होंगे कि P इक्वल टू जो होता है क्या होता है? मास इंटू वेग होता है, यानी कि m इंटू वी होता है। तो मास का kg होता है और वेग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख लीजिए किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है बिल्कुल, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? केवल दिशा, परिमाण और दिशा दोनों केवल बना। तो बल में क्या होता है दोस्तों? बल सदिश राशि है, इसलिए परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई जो है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमारा क्या होता है मालूम है आपको? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ए रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ये रहा,
साफ साफ नहीं दिख रहा है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर साफ साफ क्या होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, क्योंकि प्रणोद जो होता है आपको फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, इसलिए दाब बराबर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ए रहा जो कि आपके स्क्रीन पर ए रहा। पूछा है दोस्तों आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। क्या पूछा है आपसे, आवृत्ति पूछा है। अब यहाँ पर आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछ दिया गया है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ए रहा। दो क्रमिक, ठीक है, दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, तरंग का तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसमें यहाँ पर नहीं आया है साफ साफ पीडीएफ में मेरे, लेकिन आप लोगों को जो क्वेश्चन रहेगा उसमें बी लगाइएगा, तरंग का तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग लिख देते हैं, तरंग का तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ए रहा। किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो किसी द्रव का ये आयतन मापने के लिए क्या ना कि कौन सा युक्ति है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं आया है साफ साफ। तो इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा, क्या दिया है, कमानीदार तुल्ला। ठीक है, कमानीदार तुल्ला, कमानीदार तुल्ला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ए रहा जिसमें पूरा आया है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप जो होती है उसके द्रव्यमान द्वारा होती है, द्रव्यमान ही किसी वस्तु का वास्तविक जड़त्व होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वस्तु का घनत्व बराबर होता है, वस्तु का घनत्व जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, तो m/v होता है, यानी कि आयतन बटा द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बता दें कि आपको ऊष्मा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा, ठीक है, इस तीनों का एसआई मात्रक जो होता है आपको जूल होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग याद रखिएगा ऊष्मा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त होता है। तो सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल जो है दोस्तों आपको 100 भागों में विभक्त होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों। तो 20,000 से अधिक की आवृत्ति को दोस्तों पराश्रव्य तरंग कहते हैं, इसलिए बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक को श्रव्य तरंग कहते हैं। कितना से, 20 से लेकर 20,000 तक। ठीक है, अश्रव्य क्या कहते हैं, तो 20 से हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है, कम होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम वाले को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, 20,000 से ज़्यादा वाले को पराश्रव्य कहते हैं, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। और अगर 20,000 से लेकर 20,000 से कम और 20 से ज़्यादा को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, श्रव्य तरंग कहते हैं। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो किस दो, ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड किसका किसका होता है, तो यहाँ पर संवेग और आवेग का होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन सा है, तो अदिश राशि कौन है, तो यहाँ पर आपको अदिश राशि जो है बिल्कुल आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है,
आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक जो है दोस्तों, आपको कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? ठीक है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग जो है आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? तो उसका संवेग जो होगा, वेग आधा कर दीजिएगा तो 1/2 mv हो जाएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आधा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ए रहा, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या होगा? ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है और उसका संवेग पूछा है, तो संवेग इक्वल टू mv होता है, यानी कि p इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है पानी के लिए। यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत तरल पदार्थ के लिए लागू होता है। तरल पदार्थ हवा, गैस और द्रव दोनों को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, हवा और पानी दोनों के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा कहते हैं। अगर कार्य करने की क्षमता के दर रहता तो उसको शक्ति होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कार्य करने की क्षमता है, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो यदि उत्प्लावक बल, ठीक है, तो इसके मतलब है कि वस्तु जो है द्रव में तैरती है, ठीक है, तो उसके भार से कम है, उसके भार से अधिक है, उसके भार के बराबर है, तो द्रव में तैरती है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, उसके भार के बराबर है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है, शुद्ध पानी का घनत्व तो महत्तम होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन जो है आपको क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों विसरण कहते हैं। विसरण की क्रिया द्वारा आपको कोई भी गंध जो है वायु में फैल जाती है। ठीक है, जब एक कण दूसरे कण में मिल जाते हैं उसे विसरण कहते हैं। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील जो है नहीं होगा, पीतल भी नहीं होगा, संगमरमर भी नहीं होगा, जस्ता जो है आपका तत्व है जिसको आप लोग जिंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का उबलना और जलवाष्प का संघनन, कोयला का जलना, लोहे का पिघलना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कोई परिवर्तन है, इसमें कोई परिवर्तन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोयले का जलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़िया है, तो खड़िया क्या है? तो खड़िया आपको मिश्रण है। ठीक है, खड़िया यानी कि चौक। ठीक है, तो चौक आपको दोस्तों मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अगले सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिश्रण नहीं होगा, यौगिक होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ जाइए, निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों? तो हीलियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्यूटेरियम में, ठीक है, आपको न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस कौन सा है? तो यहाँ पर आर्गन आपको दिया हुआ है जो 18 नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, तो वह बिल्कुल अक्रिय गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानक ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? तो मानक ताप और दाब पर किसी गैस का 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 होता है, इसलिए लीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ये रहा, बकमिस्टर फ्लोरीन का अणु सूत्र क्या होता है? तो 660 होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही दिया है, C60। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है, देख लीजिएगा, C60 जो होता है C60 होता है। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा, तांबा का लैटिन नाम क्या है? तो तांबा का लैटिन नाम जो है आपको क्यूप्रम है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जल का सूत्र है? तो जल का सूत्र तो आप लोग जानते होंगे कि H2O होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, H2O। ठीक है,
आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है? N2O2, CO2, CO, SO2। ठीक है, तो यहाँ पर इस SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायित्व है, जिससे आपको क्या बनता है तो हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, H2SO4 गैस बनता है जो कि एसिड है। ठीक है, वाटर से रिएक्शन करने के बाद। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अम्ल वर्षा का पीएच मान होना चाहिए, तो अम्ल वर्षा, चूँकि अम्ल वर्षा जो होना है क्या होता है तो वह खट्टा होता है, स्वाद में अम्लीय होता है, तो 7 से कम होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ये रहा ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है आपको किस परत में पाया जाता है तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, इसलिए आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ए रहा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको बाह्य मंडल में पाया जाता है, सबसे बाहर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक कौन सा है? तो कैंसर के इलाज में आपको कोबाल्ट का यूज किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा CO60। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्लोरीन का संख्या कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, तो 2, 8, 10 और 7 17 देख लीजिए किस में दिया हुआ है, तो यहाँ सी ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल फ्रेश नहीं आया है, तो हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको क्लोरीन का सही, इसके पहले था 44 नंबर क्वेश्चन जो है आपको देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों किसी कक्षा का के और एल दोनों सेल जो है पूरा भरा हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, के में चूँकि आपको 2 गो होता है और एल में 8 गो होता है, तो 8 और 2 पूरा मिलाकर 10 गो हो गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है 10। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 45, जो फास्फोरस अणु में फास्फोरस की प्रवृत्तकता कितना होती है? तो P4 आप लोग तो जानते हैं लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन जो है आपको क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जो सी में आपको दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, तो सी में आपको 4 दिया हुआ है, तो सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा 46, CO का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो CO, सी का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन, तो सी का मतलब कार्बन है तो 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा आपको 16। 16 और 12 जोड़िएगा तो 6 2 8, 1 1 2 28 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी में आपको बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 28 AMU। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व है। तो अमोनिया में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया का फार्मूला आपको बता दें, NH3 होता है। ठीक है, तो NH3 होता है, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है अल्फा कण निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम, नाभिक और न्यूट्रॉन। तो अल्फा कण जो है आपको किसके समान होता है? तो प्रोटॉन के समान होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ए रहा परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक जो है आपको के सेल पाया जाता है, सबसे पहले के से शुरू किया जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है उसे मिट्टी कहते हैं। दोस्तों, मिट्टी में हम लोग भी
हम लोग जहाँ रहते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन के लिए पेड़ पौधे उगाते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन ए रहा जो कि आपको फ्रेश नहीं आया है। चलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अभी कितना था, 50 था, 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, शुष्क बर्फ है, यहाँ शुष्क बर्फ पूछा है दोस्तों। शुष्क आपको क्या पूछा है, शुष्क बर्फ। ठीक है, कैसा बर्फ, तो शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का फार्मूला आपसे क्या पूछा है, तो शुष्क बर्फ का फार्मूला होता है ठोस CO2, ठोस CO2। ठीक है, ठोस CO2 होता है। जिस ऑप्शन में दिया हो, तो आपको ऑप्शन बी में बिल्कुल दिया हुआ है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा जो कि पूरा कंप्लीट नहीं आया है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो ए में मिट्टी दिया है, सी में वाई, तो ये दोनों में से दोनों नहीं है, इसलिए बी में आपको नमक मिलेगा। ठीक है, और डी में आपको बादल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बादल भी नहीं होगा, नमक जो है आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नमक। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। दोस्तों आप लोग फर्स्ट लेसन में पढ़े होंगे, सेल लेसन में कोशिका। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके इसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है दोस्तों आपको बी नंबर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं, तो वर्गीकी के जनक जो है दोस्तों आपको कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन जो है आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है, कैरोलिनियस। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। और अगला आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन नग्न बीजी पादप है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो है दोस्तों आपको नग्न बीजी, जिसमें आपको बीज जो है नंगा होता है, इसमें कोई आवृत्ति बाहर से नहीं होती है, इसलिए इसको अनावृत्ति भी कहा जाता है या नग्न बीजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मलेरिया, एड्स, फाइलेरिया और निमोनिया। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, ठीक है, निमोनिया जो है आपको, ठीक है दोस्तों, आपको निमोनिया जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन ये रहा, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, बहुत समय तक बने रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो चीरकालिक रोग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन है, काला ज्वर होता है, तो काला ज्वर यानी कि फीवर जो है, ब्लैक फीवर क्या चीज़ से होता है, तो आपको दोस्तों बता दें कि बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ से होता है, इसलिए आंसर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों आ रहा है 60, जो कि यहाँ पर पूरा PDF में नहीं आ पाया है, इसलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कागज़ उद्योग से निकलने वाला जहरीला रसायन है, तो कागज़ उद्योग से निकलने वाला जहरीला रसायन जो है आपको मरकरी ऑप्शन में दिया है ए, बी में दिया है कैडमियम, सी में दिया है लेड और डी में दिया है निकेल। तो कागज़ से निकलने वाला सबसे जहरीला रसायन जो होता है क्या होता है, कैडमियम होता है, इसलिए ऑप्शन बी पर आप लोग टिक लगाइएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैडमियम। आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, तो आप लोग तो जानते होंगे, चलिए नहीं जानते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है दोस्तों 78% है, 78% बिल्कुल सही आंसर आपका सी है। अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन का पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, 21%। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सेम है, इसलिए इसमें सेम क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन ही पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एड्स का कारक है, तो एड्स जो है आपको HIV से होता है, आप लोग सब कोई जानते होंगे, एड्स एक लाइलाज बीमारी है। ठीक है, इसलिए HIV आंसर बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायन का उपयोग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पशील रसायन का उपयोग हम लोग क्या कहते हैं, धूमन कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए।
अगला क्वेश्चन है, एक दलहन फसल को लगाने में खेतों में किस रसायन की पूर्ति होती है? तो नाइट्रेट की पूर्ति होती है दलहन पौधे में लगाने से, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, कृमि का उपयोग कर, ठीक है दोस्तों, कंपोस्ट त्याग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है दोस्तों, कृमि कंपोस्ट, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, पशुधनों को दिए जाने वाला हरा चारा का प्रकार है, ठीक है। तो हरा चारा का प्रकार जो है इसमें आपको नेपिया ऑप्शन ए में है, बी में सूडान घास, सी में आपको रोडस घास और डी में इनमें सभी पूछा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही लगाइएगा, सभी, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों में होने वाला एक भयंकर रोग है? तो कुक्कुटों में होने वाला रोग जो है दोस्तों, कौन सा रोग है? ठीक है, तो मैं बता दूं कि आपको रानीखेत है, जो कुक्कुटों में या मुर्गों में सबसे ज़्यादा होता है और बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे देश में एक गाय प्रतिवर्ष औसतन कितना लीटर दूध देती है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना दूध देती है? तो लगभग हमारे देश की गाय जो है आपको दोस्तों सबसे कम दूध यानी कि लगभग 200 केजी आपको दूध देती है, ठीक है, एक वर्ष में, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ए रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। ILS 82 तथा HH 260 क्या है? तो संकर नस्ल की गाय, संकर नस्ल की मछलियाँ, ठीक है। ऑप्शन आपको सी में दिया हुआ है, ऑप्शन आपको सी में दिया है, बी में संकर नस्ल की मुर्गियाँ, संकर नस्ल की बकरियाँ, तो आपको ऑप्शन बी पर टिक लगाना है, ठीक है, जिसमें मुर्गी दिया है, ठीक है। ये सभी क्या है? मुर्गियाँ का नस्ल है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन, मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किस अंतःस्रावी, ठीक है, हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ठीक है, तो पिट्यूटरी, थायराइड, अंडाशय और एड्रिनल, तो आपको ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंडाशय की, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का छत्ता बना होता है, क्या चीज़ से बना होता है दोस्तों? तो मधुमक्खी का छत्ता जो है आपको परागकण से बना होता है, इसलिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है परागकण, तो बिल्कुल बी पर टिक लगाइएगा। और आप लोग अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो उससे मैच कर सकते हैं, यहाँ पर PDF में नहीं आ पाया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जाता है? तो पोलियो के विरुद्ध चलाया जाता है, नाम भी इसमें पोलियो दिया है, तो इसलिए आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पोलियो, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली क्या चीज़ की बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन, पक्षी में चोंच सहायक होते हैं, तो चोंच जो है क्या चीज़ के लिए सहायक होते हैं दोस्तों? तो पक्षी में चोंच जो है सहायक होते हैं, ऑप्शन ए और सी आपको बिल्कुल सही सही दिख रहा है वीडियो में, लेकिन बी और डी जो है नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि बी और डी में क्या दिया है। तो बी आपको भोजन पकड़ने में और डी सभी, तो ए में है आपको घोंसले के निर्माण में, बी में है भोजन पकड़ने में, सी में अपनी सुरक्षा में और डी में सभी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पक्षी जो है सबका यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि राइट जवाब है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा, मछलियों में जलीय अनुकूलन प्रदर्शित करने वाले, ठीक है, करने वाली रचनाएं हैं, तो गिल्स, धारा रेखीय शरीर, पंखे, अंशल्क, इनमें सभी। तो मछलियों में जलीय अनुकूलन प्रदर्शित करने वाले रचनाएं हैं गिल्स, धारा रेखीय शरीर, पंखे, अंशल्क, इनमें सभी, तो इसमें आपको ऑप्शन डी लगाना है, इनमें सभी, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्याज रूपांतरण है, प्याज क्या चीज़ का रूपांतरण है? तो प्याज जो है आपको दोस्तों क्या चीज़ का रूपांतरण होता है? तो प्याज तने का रूपांतरण होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन साधारण अस्थायी उत्तक है? तो साधारण अस्थायी उत्तक कौन है? साधारण जो, तो यहाँ पर
दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक, और डी में सभी दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपका आंसर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। स्टार्च एक प्रकार है, तो स्टार्च जानते हैं आप लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एस्पाइरोगाइरा है, तो एस्पाइरोगाइरा क्या है, तो नीलहरित शैवाल है, इसलिए ऑप्शन आपको सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। केचुआ खाता है, केचुआ क्या खाता है, ताजी पत्तियां, जीवित कीट, शैवाल, गीली मिट्टी, तो गीली मिट्टी खाता है। आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर केचुए जो है आपको बरसात के मौसम में ही बाहर निकलते हैं, बाकी में ज़मीन में छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, इसलिए गीली मिट्टी खाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, और अगला क्वेश्चन आ रहा है जो कि हमारा टोटल 80 क्वेश्चन मैं बताने वाला था, और 80 क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूं, इसलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि यही क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर वाले में लघुत्तरीय में आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको, ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन। 1 नंबर में व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, इनके 2 उदाहरण दें। एक समान त्वरण क्या है, उसके बाद दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को स्पष्ट करें। उसके बाद संवेग की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब आप साइकिल चलाते हो तो कौन कौन सी ऊर्जा के रूपांतरण होते हैं, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के बाद 2 व्यवहारिक उपयोग लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको मानव कान का कार्य विधि को लिखना है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखा और इसे गणितीय रूप में सत्यापित करना है, जो 6 नंबर का आएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 11 से 18 तक 2 अंक लघुत्तरीय है, और जबकि उसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखना है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है, स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है, स्थिर अनुपात का नियम लिखें, अणु की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें, परमाणु के मौलिक कणों के नाम और उनके अपेक्षित घनत्व के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद है मिट्टी को आपका अपवर्तन रोकने का उपाय बताना है, जल प्रदूषण की परिभाषा दें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको, ठीक है, जो कि 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता की व्याख्या करें। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, हम ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखें। ठीक है, समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है, ठीक है, ये भी आपको आ जाएगा। किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें, सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करें, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो पॉरीफेरा है। ठीक है, रोग किसे कहते हैं, पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। ठीक है, इस तरह से आपको उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें रक्त और लसिका के कार्यों का वर्णन करना है, मधुमक्खी पालन पर एक लेख लिखना है। इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लेते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, तो आप लोग मेरे सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डालिए, और मैं आपको पूरा आंसर सहित उसका PDF या उसका वीडियो जो है आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को जब मैं वीडियो डालता था तो बच्चे बहुत सराहनीय करते थे कि सर आपका क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहा है, और एग्ज़ाम में आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया है, और आप लोग यह बहुत अच्छे से नंबर से पास होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।